हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का आज 39वां वीडियो है। इससे पहले 38 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा और आप लोगों का रिवीजन एंड नोट्स आप लोग दोनों ही साथ साथ बनाए जा रहे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसा आशा करती हूँ। तो चलिए आइए देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला प्रथम आदिवासी ग्रुप कौन सा था। तो प्रथम आदिवासी ग्रुप कौन सा था? प्रथम आदिवासी ग्रुप पहाड़िया था। कौन सा था? पहाड़िया था। अगर पहाड़िया विद्रोह की बात की जाए तो पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1771 से 1780 के बीच। कब हुआ था? 1771 से 1780 के बीच पहाड़िया विद्रोह हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहाड़िया विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो पहाड़िया विद्रोह रमना अहारी किसके नेतृत्व में हुआ था? रमना अहारी एवं करीना पुनहर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। रमना अहारी और करीना पुनहर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में प्रथम आदिवासी ग्रुप का विद्रोह हुआ था। अगर तिलका मांझी विद्रोह के बारे में बात की जाए कि तिलका मांझी विद्रोह कब हुआ था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तिलका मांझी विद्रोह कब हुआ था, तो तिलका मांझी विद्रोह हुआ था 1783 से 1785 के बीच। कब हुआ था तिलका मांझी विद्रोह? तिलका मांझी विद्रोह हुआ था 1783 से 1785 के बीच। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तिलका मांझी विद्रोह जो हुआ था ये किस एरिया में हुआ था, तो ये भागलपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या है? कभी कभी इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि तिलका मांझी का नाम क्या था। तो तिलका मांझी का नाम जबरा पहाड़िया था। क्या नाम था इनका? मिटा दे रही हूँ मैं इसे, आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, मैं लिख रही हूँ। क्या नाम था तिलका मांझी का? तो तिलका मांझी का नाम था जबरा पहाड़िया। क्या नाम था? जबरा पहाड़िया के नाम से तिलका मांझी को जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था, तो तिलका मांझी को फांसी दिया गया था 1785 में। कब दिया गया था? 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। ठीक है, और कहाँ दिया गया था तिलका मांझी को फांसी? तो तिलका मांझी को फांसी भागलपुर के चौराहे पर दिया गया था। और किस वृक्ष पर लटका कर दिया गया था? तो वट वृक्ष पर लटका कर दिया गया था। किस वृक्ष पर लटका कर तिलका मांझी को फांसी दिया गया था? वट वृक्ष पर लटका कर तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। और जिस चौराहे पर इनको फांसी दिया गया था उसी चौराहे को वर्तमान में तिलका मांझी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भागलपुर में तिलका मांझी वाला जगह तो बहुत फेमस है। तो वहाँ क्या हुआ था? तो वहाँ ये प्रसिद्ध घटना हुआ था, तिलका मांझी को वहाँ पर फांसी दिया गया था। किस वृक्ष पर लटका के? वट वृक्ष पर। कब लटका कर दिया गया था? 1785 ईस्वी में। ठीक है, एक और विद्रोह है बहुत ही प्रसिद्ध है, ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो है वो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था संथाल विद्रोह? सिंधु कान्हू के नेतृत्व में। हालांकि इसके साथ साथ इनके और अन्य दो भाई भी थे, चांद और भैरव, लेकिन उनका नाम ज़्यादातर ऑप्शन में नहीं दिया जाता है। अगर दिया रहे तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, तो कौन कौन था? मुख्यतः सिंधु और कान्हू थे एंड उनके दो भाई अन्य थे, चांद और भैरव। क्या नाम था? चांद और भैरव भी थे। ठीक है, उनकी बहनें भी थी। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिंधु कान्हू के साथ साथ उनकी कौन सी बहनों का भूमिका संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, अगर एक और जनजातीय विद्रोह है बहुत ही प्रसिद्ध है, उससे मेंस में भी क्वेश्चन आता है और वनडे एग्जाम में भी आता है। कौन सा विद्रोह? बिरसा मुंडा का विद्रोह। बिरसा मुंडा आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुआ था, तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो है ये हुआ था 1855 से 1900 के बीच। कब हुआ था? 1855 से 1900 के बीच। कभी कभी इसका ऑप्शन केवल 1900 दे रहा था। अगर केवल 1900 देगा तो 1900 आंसर हो जाएगा। अगर 1855 से 1900 दोनों देगा, मतलब
1855 से 1895, सॉरी 1855 नहीं, 1895 से 1920 के बीच हुआ था। तो आप लोग का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बिरसा मुंडा से संबंधित कि बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कब किया गया था। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार किया गया था 3 फरवरी 1900 को। कब गिरफ्तार किया गया था? 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था। एक क्वेश्चन इनसे संबंधित और पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु किस बीमारी से हो गई थी। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो हैजा नामक बीमारी से हो गई थी। किस बीमारी से हो गई थी? हैजा नामक बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। और कहाँ हुई थी? तो रांची के जेल में हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी इनकी मृत्यु? इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है वो हुई थी 9 जून 1900 को। कब हुई थी? 9 जून 1900 को। जबकि इनको गिरफ्तार कब किया गया था? 3 फरवरी 1900 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया गया था अर्नोल्ड टाइनवी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अर्नोल्ड टाइनवी के द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगर औद्योगिक क्रांति की बात की जाए कि औद्योगिक क्रांति विश्व में सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति जो है विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुआ था सर्वप्रथम, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है सर्वप्रथम सूती वस्त्र से हुआ था। किस उद्योग से हुआ था? सूती वस्त्र से सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। अब देखिए सूती वस्त्र का बात खुली गया, तो आइए देख लेते हैं थोड़ा इसका इतिहास क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूती वस्त्र या फिर कपास उगाने का प्रमाण सर्वप्रथम विश्व में कहाँ से मिलता है, तो कपास उगाने का प्रमाण जो है विश्व में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। कहाँ से मिलता है कपास उगाने का प्रमाण? तो कपास उगाने का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूती वस्त्र का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस जगह से मिलता है, तो सूती वस्त्र का प्रमाण सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक और चीज़ मोहनजोदड़ो से मिला था जो बहुत ही प्रसिद्ध था, क्या? डांसिंग करते हुए नर्तकी का चित्र। डांसिंग करते हुए नर्तकी का जो मूर्त है वो कहाँ से मिला था? वो भी मिला था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से ही मिला था डांसिंग करते हुए नर्तकी का मूर्ति। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य संवर्धित कर यानी कि वेट को लागू करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था। तो मूल्य संवर्धित कर या वेट को लागू करने की सिफारिश सर्वप्रथम किया गया था लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एल.के. झा समिति या लक्ष्मीकांत झा समिति, इन्हीं को कहा जाता है एल.के. झा समिति। ठीक है, इन्हीं के सिफारिश पर जो है, इनके सिफारिश पर वेट को तो नहीं, लेकिन इनके सिफारिश पर जो है 1976 में, कब? 1 अप्रैल 1976 को मेन वेट को लागू किया गया। क्या लागू किया गया? 1 अप्रैल 1976 को क्या लागू किया गया? लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर मेन वेट लागू किया गया। ठीक है, मेन वेट को लागू किया गया। मेन वेट को कब लागू किया गया? तो मेन वेट को लागू किया गया था सन 1976 में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मोड वेट को कब लागू किया गया था, तो मोड वेट को लागू किया गया था 1 अप्रैल 1986 को। कब लागू किया गया था मोड वेट को? तो मोड वेट को लागू किया गया था 1 अप्रैल 1986 को। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेन वेट को कब लागू किया गया था, तो सेन वेट को जो है इसे लागू किया गया था सन 2000 में। कब लागू किया गया था? सन 2000 में सेन वेट को लागू किया गया था। अब आइए वेट की बात करते हैं, जिसकी सिफारिश लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा किया गया था। अगर वेट की बात की जाए तो वेट जो है उसे लागू किया गया था सन 2005 में। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2005 में लागू किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेट को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वेट को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है वो हरियाणा है। कौन सा राज्य है? हरियाणा है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेट को लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वेट को लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। कौन सा है? चंडीगढ़ है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेट को लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है, तो वेट को लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश ने वेट को कब लागू किया था अपने राज्य में, तो वेट को लागू किया था उत्तर प्रदेश ने 2008 में लागू किया था। कब लागू किया था? 2008 में लागू किया था। ठीक है, आई होप इससे संबंधित आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि चौरी चौरा घटना कब हुआ था। चौरी चौरा घटना जो है ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है असहयोग आंदोलन से। किससे संबंध है? असहयोग आंदोलन से। अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब? 1 अगस्त 1920 को। और ये चला कब से कब तक था? तो 1920 से 22 तक चला था। लेकिन ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन चलाए जाते थे वो सारे अहिंसात्मक होता था, उसमें हिंसा का कोई जगह नहीं होता था। लेकिन असहयोग आंदोलन में क्या हुआ? 1920 में इसमें हिंसा, कुछ जगहों पर हिंसा होने लगा। एक्चुअली हुआ ये था कि जब कुछ प्रदर्शनकारी गोरखपुर के चौरा चौरी स्थान से गुजर रहे थे तो वहाँ पर पुलिस कर्मियों के द्वारा उन पर गोली चला दिया गया। और जब उन पर गोली चला दिया गया तो जवाब में उन्होंने एक पुलिस थाने को ही जला दिया। प्रदर्शनकारी के द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि जवाब देना चाह रहे थे। उन पे बिना मतलब के उन पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दिया गया पुलिस के द्वारा। तो कॉमन सी बात है, बदले में तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करना ही था, तो इसलिए उन्होंने पुलिस थाने को जला दिया। और उस पुलिस थाने में लगभग 22 पुलिसकर्मी थे। और उस थाने में जलाने के कारण उस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी थे 22 के 22 जलकर मर गए। इसी घटना को चौरी चौरा घटना कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौरी चौरा स्थल जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था। चौरी चौरा घटना जो है ये तो हुआ था 5 फरवरी 1922 को, तो इसे वापस कब लिया गया था? तो इसे महात्मा गांधी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। कब वापस लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की तो किस बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की? तो उन्होंने बारदौली बैठक में घोषणा की थी। किस में घोषणा की थी? बारदौली बैठक में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। यानी कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु अगर आपसे पूछा जाए कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है। तो साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से। कौन से नाम से जाना जाता है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से। अगर साइमन कमीशन की बात की जाए तो आपसे पूछेगा कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। कब हुआ था साइमन कमीशन का गठन? 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का गठन तो 8 नवंबर 1927 को हुआ था, लेकिन ये भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी। भारत कब आया था? भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन जो है सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर आया था, तो साइमन कमीशन भारत के मुंबई में आया था। सर्वप्रथम कहाँ आया था साइमन कमीशन? मुंबई में आया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। कितनी थी सदस्यों की संख्या? 7 थी साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या। लेकिन सातों के सातों अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का विरोध होने का मुख्य कारण यही था कि उसमें सारे सदस्य, सारे जितने भी मेंबर थे वो सारे अंग्रेज थे, जिसे गोरे कहा जाता था। यानी कि सारे सदस्य उसके गोरे थे, अंग्रेज थे। इस कारण से साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। ठीक है, और साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य क्या था, तो आइए देख लेते हैं इसके गठन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य था, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जब लागू हुआ था भारत में, उसके तहत जितने भी कानून बनाए गए थे वो सारे लागू हुए थे। तो उसके कामकाज की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। क्या था? कि 1919 का अधिनियम जो है भारत में चल रहा है उसका कामकाज कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उसी का समीक्षा करना था। इसके साथ साथ भारत में संवैधानिक सुधारों का भी काम करना था। तो भारत का कहना था कि जब तुम हमारे ही देश में संवैधानिक सुधार करना चाह रहे हो और तुम्हारे कमीशन में एक भी हमारे देश के सदस्य नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में किस चीज़ की कमी है, या फिर जो तुम लागू किए वो कानून उसमें क्या कमी है, क्या डिमेरिट है, क्या मेरिट है। इसके बारे में जानने के लिए, इसके बारे में ज़्यादा
जानकारी तो भारत के लोग देंगे, और तुम्हारे सदस्य में एक भी भारत के सदस्य नहीं शामिल है, तो कैसे उसे पता चल पाएगा कि हम लोगों का नीड क्या है। इसी कारण से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से वर्ग पर असर पड़ा था, किसका, 1929-30 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का, जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929-30 में हुआ था। ठीक है, और इस पर कौन सा वर्ग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो इसका प्रभाव जो है पूंजीपतियों, किसानों और कारखानों पर पड़ा था, तीनों पर पड़ा था इसका प्रभाव। और अगर मंदी की बात की जाए तो आर्थिक मंदी दैट मीन्स क्या, अगर जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए तो मंदी आ जाता है। क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी चीज़ का, अगर मान लीजिए थोड़ा टाइम के लिए आप टमाटर ही मान लीजिए, मार्केट में टमाटर क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है और ख़रीदने वाला कम है, तो वैसे स्थिति में आप देखते हैं कि उसका रेट बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, यानी कि मंदी आ चुका है। लेकिन अगर वहीं डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो जाए तो वैसे स्थिति में कौन सा कंडीशन उत्पन्न होता है, तो वैसे स्थिति में मुद्रास्फीति का कंडीशन उस टाइम में, वैसे कंडीशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। क्यों, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो जाता है, यानी कि खरीदने वाला ज़्यादा और बेचने वाला चीज़ों का मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसी कारण से मुद्रास्फीति का सिचुएशन बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप आज 20 रुपये लेके जा रहे हो मार्केट और 20 रुपये केजी आपको चीनी मिल रहा है, लेकिन वही चीनी कल के डेट में जब आप जाओगे तो आपको 60 रुपये केजी मिलेगा। दैट मीन्स क्या, मतलब कि मुद्रास्फीति हो गया है, यानी कि आपके पैसों का मूल्य जो है वो बहुत गिर गया है। कल वही 20 रुपये में आपको 1 केजी चीनी मिलता था, लेकिन आज आपको वही 1 केजी चीनी लेने के लिए 60 रुपये लेकर जाना पड़ रहा है, यानी कि मुद्रास्फीति का स्थिति उत्पन्न हो चुका है। जबकि मंदी में क्या होता था, मंदी में चीज़ों का रेट गिर जाता था और ख़रीदने वाला नहीं होता था, जिस कारण किस पर प्रभाव पड़ता था, पूंजीपतियों पर, किसानों पर और कारखानों पर प्रभाव पड़ता। कॉमन सी बात है, अगर मान लीजिए कारखाना जो माल कोई भी बनाएगा उसका माल सप्लाई ही नहीं होगा तो कारखानों पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। किसान कोई चीज़ का उत्पादन करेगा, उसका उत्पादन बिकेगा ही नहीं, तो इफेक्ट तो किसानों पर भी पड़ेगा। और इन दोनों चीज़ों से जुड़ा कौन होता है, पूंजीपति। कारखानों से जुड़ा होता है ना पूंजीपति, तो इनडायरेक्टली उन पर भी इफेक्ट, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली उन पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इससे भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यसेन की किस घटना से संबंधित है। सूर्यसेन किस घटना से संबंधित है, तो सूर्यसेन जो है चटगांव शस्त्रागार घटना से संबंधित है। किससे संबंधित है, चटगांव शस्त्रागार। चटगांव कहाँ पड़ता है, चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चटगांव वर्तमान बांग्लादेश में। अगर सूर्यसेन की बात की जाए तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, मास्टर दा के नाम से, तो मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन को जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि सूर्यसेन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन को जाना जाता है। ऐसे पूछेगा तब भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे सीधा पूछ लिया कि मास्टर दा सूर्यसेन को किस नाम से जाना जाता है, तो मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो सूर्यसेन को जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चटगांव शस्त्रागार वाला घटना जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था अप्रैल 1930 में। कब हुआ था, अप्रैल 1930 में हुआ था। और इस घटना के कारण सूर्यसेन को फांसी दे दिया गया था। सूर्यसेन को फांसी कब दिया गया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सूर्यसेन को फांसी कब दिया गया था। सूर्यसेन को फांसी 12 जनवरी 1934 को दिया गया था। कब दिया गया था, 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद रेशे रासायनिक रूप से बनते हैं, किससे बने होते हैं सफ़ेद रेशे। वाइट फाइबर किससे बने होते हैं, कोलेजन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कोलेजन से। और कोलेजन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो मुख्यतः कोलेजन जो है वो बोन्स में पाया जाता है, टेंडन में पाया जाता है, लिगामेंट में पाया जाता है। लिगामेंट का क्या, लिगामेंट किसे किसे जोड़ता है, तो लिगामेंट जो है वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। किसे जोड़ता है, लिगामेंट मांसपेशियों को हड्डी से। जबकि टेंडन किसे जोड़ता है, तो टेंडन जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बोन्स को बोन्स से जोड़ता है। ठीक है, और उसी में कोलेजन पाया जाता है। अगर कोलेजन की बात की जाए तो कोलेजन डेड सेल को भी मारता है, यानी कि मृत कोशिका को भी मारने का काम कोलेजन करता है। ठीक है,
अगर आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाए कि शरीर में, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन से हैं, तो मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन भी कोलेजन है। कौन सा है? कोलेजन है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्लांट में पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में प्लांट में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है, तो प्लांट की जब बात हो जाएगा तो प्लांट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है रूबिस्को। कौन सा प्रोटीन है? रूबिस्को नामक प्रोटीन जो है ये प्लांट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि मानव में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है? तो कोलेजन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो हिस्टोलॉजी में ऊतक यानी कि टिश्यू का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? टिश्यू का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी में? ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे कि मान लीजिए हड्डी के अंदर कोई बीमारी हो गया है, तो उस बीमारी का स्टडी जो है वो किस में होता है, तो वो होता है ऑर्थ्रोलॉजी में। किस में होता है? आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। ठीक है, कि किस में हड्डी के अंदर अगर बीमारी हो जाता है तो उसका अध्ययन किस में होता है। ठीक है, ऑर्थ्रोलॉजी में उसका अध्ययन होता है, ऑर्थ्रोलॉजी में। ठीक है, जबकि हड्डियों का अगर अध्ययन पूछा जाए तो ऑस्टियोलॉजी में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वसा को संग्रहित करने वाले संयोजी ऊतक को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है एडिपोज टिश्यू। कौन सा? एडिपोज ऊतक के रूप में जाना जाता है। एडिपोज टिश्यू में किसका संग्रहण होता है, यानी कि स्टोर किसका होता है, तो वसा, फैट का स्टोर किस में होता है, तो एडिपोज टिश्यू में होता है। किस में होता है? एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आंतों के अंदर की परत में पाए जाने की अधिक संभावना है। दैट मीन्स कि आंतों का जो परत है इसी का बना होता है। इसमें संभावना देके कंफ्यूज कर रहा है एग्जाम बच्चे को, लेकिन ये पूछना ये चाह रहा है कि आंतों के अंदर की परत किसका बना होता है, तो उपकला ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? उपकला ऊतक का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्किन, इंसान का स्किन जो है वो 3 लेयर से बना होता है। ठीक है, तो इंसानों का स्किन का बाहरी लेयर किसका बना होता है, तो वो किसका बना होता है? वो भी बना होता है उपकला ऊतक का। किसका बना होता है? उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलियल ऊतक भी कहा जाता है। एपिथेलियल ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू, इसी का बना इंसानों का बाहरी लेयर होता है। ठीक है, और इसी का बना क्या होता है? इसी का बना आंतों का अंदर का परत भी होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक और बात आपसे पूछा जाएगा कि डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में सबसे व्यापक और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऊतक कौन सा है, तो शरीर में सबसे व्यापक और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऊतक है संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक। क्योंकि देखिए ब्लड क्या है, ब्लड भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अभी पिछले वीडियो में बताई हूँ कि ब्लड क्या है, ब्लड तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि लिक्विड है, वो लिक्विड है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है। अगर हड्डी की बात की जाए तो हड्डी भी क्या है? संयोजी ऊतक है। अगर बात की जाए ऑर्गन का तो क्या है? वो भी संयोजी ऊतक है। इसलिए शरीर में सर्वाधिक व्यापक और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है, तो संयोजी ऊतक है। कितना? तो लगभग शरीर का 30%। कितने परसेंट? लगभग 30% जो है शरीर में संयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यों को करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग कौन करता है, तो कार्यों को करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग तंत्रिका ऊतक करता है। कौन करता है? तंत्रिका ऊतक करता है, यानी कि न्यूरॉन टिश्यू करता है। और न्यूरॉन टिश्यू जो है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है न्यूरॉन सेल का। किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का, जिसे तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। इसी का बना तंत्रिका ऊतक होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन में कि शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन सा है, तो शरीर का सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यूरॉन सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि शरीर का सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो सबसे छोटा कोशिका क्या हो जाएगा? स्पर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्पर्म हो जाएगा। ठीक है, जबकि सबसे लंबा तंत्रिका कोशिका हो जाएगा।
वहीं एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, तो किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, घावों को तेजी से भरने का काम कौन सा उत्तक करता है। तो घावों को तेजी से भरने का काम कौन सा उत्तक करता है, उपकला उत्तक करता है। कौन सा उत्तक करता है, उपकला उत्तक जो है घावों को तेजी से भरने का काम करता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए घावों को भरने का काम कौन सा विटामिन करता है, अगर आपसे विटामिन पूछ लिया जाए तो कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन सी जो है वो घावों को भरने का कार्य करता है। ठीक है, अगर आपसे वहीं पूछ लिया जाए विटामिन नहीं दे और डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि घावों को भरने का काम कौन करता है, तो कौन करता है, प्रोटीन करता है। कौन करता है, प्रोटीन करता है। लेकिन विटामिन पूछेगा तो विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाले पवन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, समुद्री पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समुद्री पवन कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि दिन में स्थल जो है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिस कारण यहाँ जो है लो प्रेशर वाला सिचुएशन बन जाता है। और हवा क्या होता है, हवा जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलता है। स्थल में लो प्रेशर होने के कारण और समुद्र की ओर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाता है दिन में। लेकिन रात में क्या होता है कि रात में स्थल ठंडा हो जाता है, तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है और समुद्र का पानी धीरे 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 करके गर्म हो जाता है, जिस कारण वहाँ लो प्रेशर वाला स्थिति बन जाता है। तो रात में समुद्र से स्थल की ओर पवन चलता है। समुद्री पवन कब चलता है, तो समुद्री पवन जो है वो चलता है दिन की ओर। लेकिन स्थलीय पवन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थलीय पवन कब चलता है, तो स्थलीय पवन जो है वो चलता है रात में। कब चलता है, रात में। तो रात में किधर से किधर तक चलता है, तो रात में स्थल से समुद्र की ओर चलता है। स्थलीय पवन किधर चलता है, पहला नंबर तो स्थलीय पवन रात में चलता है, दूसरा नंबर तो स्थल से समुद्र की ओर चलता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि समुद्री पवन कब चलता है, तो समुद्री पवन दिन में चलता है। और कहाँ से कहाँ तक, तो ये समुद्र से लेके स्थल तक चलता है, समुद्र से स्थल की ओर चलता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्वतीय पवन कब चलता है, तो पर्वतीय पवन जो है दिन में चलता है। कहाँ से चलता है, तो पर्वत चोटी से घाटी की ओर चलता है। क्या चलता है, चोटी से घाटी की ओर चलता है, उसे ही पर्वतीय पवन कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम 1856 में लाया गया था, लेकिन किस के शासनकाल में इसे पारित किया गया था, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था, यानी कि पास हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल एक और चीज़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके लिए, 1857 का विद्रोह। तो कभी कभी पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह जो है भारत में हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भी भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके प्रयासों से लाया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लाया गया था। किसके प्रयास से लाया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह लाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इनका एक प्रमुख रचना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। कौन सा, सोम प्रकाश। तो पूछा जाता है कि सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए या इसे बंद करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, कौन सा अधिनियम लाया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कब लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये लाया गया था 1878 ईस्वी में। कब लाया गया था, 1878 ईस्वी में। और किस वायसराय के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, तो लीटन के काल में। किसके काल में, लीटन के काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य था सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, और सोम प्रकाश किसकी रचना थी, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी, ये समाचार पत्र था, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। एक क्वेश्चन बहुत ही मुख्य है, एक क्वेश्चन जो इसी से संबंधित है। इससे क्या है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से क्वेश्चन पूछता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से कौन सा समाचार पत्र है जो रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिया गया। तो बांग्ला से अंग्रेजी में रूपांतरित होने वाला वो पत्रिका था, समाचार पत्र कौन सा था, अमृत बाजार। कौन सा था, अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिया गया था। और किसके कारण, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के कारण। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि अमृत बाजार किसकी पत्रिका थी, तो अमृत बाजार जो है इस शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का था। किसका था, किसके द्वारा लिखा प्रकाशित किया जाता था, तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। कौन सा समाचार पत्र, तो अमृत बाजार, ठीक है। और यही अमृत बाजार जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के डर से बांग्ला से रातों रात अंग्रेजी में रूपांतरित कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन मुख्यतः लाया किस लिए गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, तो लाया गया था सोम प्रकाश को बंद करने के लिए। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ही दमघोटू एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, दमघोटू एक्ट के नाम से जाना जाता है। और लाया किसके द्वारा गया था, तो लीटन के द्वारा लाया गया था। और इस पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था, तो इस पर प्रतिबंध लॉर्ड रिपन के द्वारा लगाया गया था। किस पर, किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और ही बहुत ही प्रसिद्ध है, पूछा जाता है कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, यानी कि उस समय वायसराय कौन था जो जनगणना की शुरुआत किए थे, तो वायसराय मेयो, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1872 ईस्वी में। लेकिन ये पूरे भारत को कवर नहीं किया था, इसलिए आपसे पूछा जाता है कि 10 वर्षीय जनगणना और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1881 ईस्वी में। कब हुआ था, 1881 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तब भी 1881 आंसर होगा। क्या होगा, 1881 आंसर होगा, 1881। 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1881। अब वैज्ञानिक जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तब भी 1881 आंसर होगा उसका, ठीक है। और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा 1872। और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अभी वर्तमान में भारत में 16वां जनगणना होने जा रहा है। कौन सा जनगणना, 16वां जनगणना होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें, कपास उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है, तो कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है कपास उत्पादन के लिए, काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को ही अन्य किस नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को ही अन्य रेगूर के नाम से जाना जाता है। कौन सा मिट्टी, रेगूर मिट्टी। आपसे पूछा जाए कि रेगूर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, तो रेगूर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को ही जाना जाता है। और काली कपासी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, काली कपासी के नाम से, क्योंकि काली मिट्टी में कपास का खेती ज़्यादातर होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काली मिट्टी का रंग जो है काला क्यों है, तो काली मिट्टी का रंग काला टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण है। किसके कारण है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला है, ठीक है। मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, टिटेनीफेरस के कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला है, ठीक है। और काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और काली कपासी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वतः जोताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है, तो स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। और ये मिट्टी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र में पाया जाता है, तो कॉमन सी बात है, कपास की खेती भी सर्वाधिक उधर ही होता है। तो जी बिल्कुल, कपास की खेती सर्वाधिक महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र में होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा मिला था, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था, 36वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, तो 36वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1975 में। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था, तो भारत का 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को बनाया गया था। कौन से राज्य को राज्य के रूप में, तो 22वां राज्य के रूप में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि सिक्किम को राज्य का दर्जा 22वां राज्य का दर्जा जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा मिला था, लेकिन इससे पहले सिक्किम को सहराज्य का दर्जा मिला था। कौन सा, सहराज्य का दर्जा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सहराज्य का दर्जा सिक्किम को कैवां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो सिक्किम को सहराज्य का दर्जा जो है ये दिया गया था 35वां संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 35वां संविधान संशोधन के तहत। और कब हुआ था 35वां संविधान संशोधन, तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में हुआ था, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि मतदाताओं की उम्र जो है, जो वोट देते हैं उनकी उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कैवां संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो मतदाताओं का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है, अभी वोट देने का उम्र क्या है, अभी वोट देने का उम्र 18 वर्ष है, कि न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए
तभी वोट कोई दे सकता है। तो ये आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। किसके तहत? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदाताओं की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्टों पर नियंत्रण रखता है? तो किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट लोअर कोर्ट पर नियंत्रण रखता है? अनुच्छेद 235 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 235 के तहत। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 226 के तहत है। किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 226 के तहत। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत है। किसके तहत है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। और रीट जारी किस लिए करता है? तो मूल अधिकार के संरक्षण के लिए। ठीक है, अगर आपका मूल अधिकार में किसी प्रकार का हनन हुआ है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रीट जारी करता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। और हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है। कितने प्रकार का? वो भी 5 प्रकार का करता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो हाई कोर्ट 226 के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? यानी कि आपसे ये पूछना चाह रहा है कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 52 सेकेंड लगता है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर आप राष्ट्रगान को गाना चाहें और आपके पास समय कम हो तो मिनिमम कितना समय चाहिए राष्ट्रगान गाने के लिए? तो 20 सेकेंड चाहिए। मिनिमम कितना सेकेंड चाहिए? 20 सेकेंड चाहिए। वैसे गाया कितने समय में जाया जाता है? तो 52 सेकेंड में। ठीक है, इसी प्रकार पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत कौन सा है? तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम है। राष्ट्रगान कौन सा है? तो जनगण मन राष्ट्रगान है, जबकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। तो राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 65 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड लगता है राष्ट्रगीत को गाने में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान द्वारा वंदे मातरम को और राष्ट्रगान को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी सन 1950 को। कब अपनाया गया था राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के रूप में? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आपसे वहीं पूछा जाएगा कि जो आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? तो वंदे मातरम की रचना जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्हीं को कभी कभी बंकिम चंद्र उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। तो कब किया गया था? 1876 में किया गया था। कब किया गया था? 1876 में वंदे मातरम की रचना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आई होप आप लोगों का आज का वीडियो ये बहुत पसंद आएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग मिस नहीं कीजिएगा एक भी क्वेश्चन को, और नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ, और रिवीजन भी। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।